हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 को लेके आए हैं, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करना आपको सिखा देंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में एक इस टाइप के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक आपके पूछे जाते हैं, तो आप इसे इस वीडियो के बाद करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इस वीडियो में बस आप अंत तक बने रहें। आप अपने से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने से बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और लाइक भी करेंगे और एक कमेंट भी करेंगे। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आपको 2 नंबर एग्जाम में पक्का हो जाएगा। प्लस आप इसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे उसे आप अपने से बना लेंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले आपको लिखना है हल, तो हम लोग लिखेंगे हल। और हल लिखने के बाद इसका जो काम है, यहाँ पे क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो आपको इस संख्या को क्या मान लेना है, यहाँ पे अपरिमेय है तो आपको परिमेय मान लेना है। तो हम लोग हल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे √3 बराबर p/q। तो सॉरी, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको √5 है तो हम लोग लिखेंगे √5, ठीक है। देखिए, यहाँ पे √7 रहे तो आपको यहाँ पे √7 लिखना है। यहाँ पे जो भी रहे वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे √5 बराबर p/q, ठीक है। जहाँ p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट 0। बस आपको इसके बाद इतना आपको ब्रैकेट में लिख देना है। √5 बराबर p/q, इतना लिखने के बाद आपको लिखना था जहाँ pq एक सह अभाज्य पूर्णांक है, q बराबर नॉट 0। q बराबर के चिन्ह को आपको क्रॉस लगा देना है, 0 लिख देना है। यहाँ तक तो आप बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे। आगे की सारी चीज़ों को आप बिल्कुल आसानी से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। ये √5 है, बराबर के उधर p/q है, ठीक है। क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम जो लाइन लिखेंगे, हम लोग दोनों तरफ कर देंगे वर्ग, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। हमने लिखा है लाइन दोनों तरफ वर्ग करने पर। आपको एक एक चीज को हम बहुत आसानी से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। √5 और p/q को हम लोग लिख लेते हैं। √5 बराबर p/q, ठीक है। हमने लिखा था दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग लगा देंगे। यहाँ पे हमने वर्ग लगाया और इधर भी हम लोग वर्ग लगा देंगे। यहाँ पे हमने वर्ग लगाया, ठीक है। अब हम लोग इसका वर्ग कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसका हम लोग वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग हम लोग करेंगे तो होगा 25, और 25 होगा तो इसका वर्गमूल मिलेगा हम लोगों को 5, ठीक है। तो 5 को हम लोग लिखेंगे 5 और बटे में कर देंगे 1। बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इधर हम लोग करते हैं, p का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो p² बटे q का हम लोग स्क्वायर करेंगे या वर्ग करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा q² या q वर्ग, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे या का चिन्ह देते हुए चलना है, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बस हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग क्रॉस गुना कर लेते हैं, या 1 का गुना हम लोग p² में करेंगे
तो हम लोगों को आंसर मिलेगा पी स्क्वायर, राइट, बराबर क्यू स्क्वायर का गुना हम लोग 5 में करेंगे तो आंसर मिलेगा 5 क्यू स्क्वायर, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग बना देंगे समीकरण 1। क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता हम लोगों को आगे पड़ेगी, ठीक है। इसको हमने बना दिया समीकरण 1। यहां से हम लोग क्या करेंगे, केवल q का मान कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे q के साथ 5 गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर बट्टे हो जाएगा 5 बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। इतना हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब हम लोग समझेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको रफ में समझ लेते हैं कि हमने 5 को p के बटे में क्यों लिखा। देखिए हम लोगों का ये था पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है। देखिए q के साथ 5 गुना में है, ठीक है, गुना में है। 5 का गुना q के साथ है, क्योंकि हमने यहाँ पे ही किया था। 5 का गुना q के साथ हमने किया था, तभी तो 5 क्यू स्क्वायर आया। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे गुना में लिखा हुआ है। तो जो हम लोग जानते हैं कि गुना की संख्या जब गुना जाता है बराबर के दूसरे तरफ तो वो भाग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको भाग में कन्वर्ट कर दिया। तो p के बटे में आ गया वो, ठीक है, पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि पी स्क्वायर के बटे में है 5। इसका कहने का क्या मतलब है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब इस बात को हमने जो बोला कि पी स्क्वायर 5 से कटेगा तो p भी 5 से कटेगा। क्यों? इसको हम लोग अब अलग पेज में एक रफ में समझ लेते हैं। देखिए आप इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम आपको इतना लेके चल रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये भी नहीं आता है, आप एकदम जीरो से सीख रहे हैं। तो हम आपको हर एक चीज़ को आराम से धीरे धीरे करके समझा के आगे लेके चलेंगे, तब जाके आप मैथ को बहुत आसानी से सीख पाएंगे। चलिए हम लोग इसको रफ में समझ लेते हैं। देखिए पी स्क्वायर के बटे में 5 है तो आप इसे क्या बोलेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, जैसे 10 के बटे में हम लोग 5 ले लेते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि इस 5 से ये 10 डिवाइड हो रहा है। जैसे हम लोग 10 का क्या करते हैं, आप 5 से इसमें भाग करेंगे तो 2 गुने 5 आएगा, राइट। 10 का आप अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 5 आएगा, यानी उसमें एक 5 होगा, है ना, यहाँ पे एक 5, ठीक है। अगर आप 10 का स्क्वायर करते हैं 100, ठीक है, तो 100 का जब हम लोग करेंगे तो 100 का हम लोग गुना करेंगे तो 20 गुने 5 हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसमें भी एक 5 है। कहने का क्या मतलब है, पहले तो हम लोग ये समझ लिए कि अगर कोई संख्या ऊपर है 10 और उसके बटे में है 5 तो ये संख्या 5 से कटेगा और इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं 100 होगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के बटे में 5 है तो ये कटेगा 20 बार में, और 10 के बटे में 5 था तो ये कटता 2 बार में। कहने का ये मतलब है कि पी स्क्वायर के बटे में है 5 तो इस 5 से ये पी स्क्वायर डिवाइड होगा, और अगर हम लोग इसका स्क्वायर हटा देते हैं तब भी डिवाइड होगा। क्योंकि इसको हम लोग फिर से समझते हैं। एक संख्या हम लोग ने लिया 10, बटे में 5 है तो हमने लिया 5, काटा तो इसका आंसर आया 2। एक संख्या लिया हमने 5, ठीक है, और इसका कर दिया स्क्वायर और बटे में है 5 तो हम ले लेंगे 5, 5 25 और बटे में है 5 तो इसका आंसर आएगा 5। यानी कहने का ये मतलब है कि संख्या या उसका स्क्वायर करे तब भी कटेगा, स्क्वायर ना करे तब भी कटेगा। तो इस लाइन को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसीलिए p भी 5 से विभाज्य होगा।
तो इस चीज़ को हमने समझ लिया कि पी स्क्वायर के बटे में 5 है, तो यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य। अब कैसे विभाज्य हमने इसको आपको रफ पे समझाया है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। तो देखिए दोनों जगह पे यहाँ पे 5 है, तो हम लोग लिखेंगे अतः पी का एक सह अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, देखिए पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो पी भी 5 से डिवाइड है, दोनों जगह पे क्या है 5 है। ठीक है, दोनों जगह पे जब 5 है तो क्या होगा कि P का एक सह अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। P का एक सह अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। जैसे इसको हम लोग एक बार फिर से रफ में समझ लेते हैं। एक संख्या हमने लिया 10, बट्टे में हमने इसको किया 5। ठीक है, क्यों? क्योंकि बट्टे में क्या है 5। तो इस 10 वाली संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लोग 5 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 10 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100, राइट। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुने 20। मतलब इसमें एक 5 तो है, राइट, एक 5 तो है इसमें। तो कहने का क्या मतलब है कि इस संख्या में इसका स्क्वायर करे या ना करे उसमें एक 5 है, यानी इसका सह अभाज्य गुणनखंड कितना है 5। तो हम लोग लिखेंगे अतः इसका एक सह अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। देखिए अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो देखिए पी स्क्वायर के बटे में 5 है, तो हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। बस हो गया। अतः इसका एक सह अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, क्योंकि दोनों जगह पे 5 आ रहा है। ठीक है, अगर हमने आपको इसलिए उसको वर्णन करके बताया है ताकि आप किसी को समझा पाएँ। ये नहीं, अगर आप इसे डायरेक्टली याद करके चलते हैं तो आप किसी को समझा नहीं पाएंगे, आप खुद एग्जाम में बना पाएंगे। लेकिन आप इस तरह से किसी भी चीज़ को पढ़ें ताकि उसे दूसरों को भी समझा पाएँ आसानी से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सहअभाज्य गुणनखंड 5 आया है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसी सहअभाज्य गुणनखंड को हम लोग लिख लेंगे P बराबर 5m। ठीक है, इसी को हम लोग लिख लेंगे P बराबर 5m। यहाँ पे 5 है तो हम लोग लिखेंगे 5m। अगर यहाँ पे √3 वाला बात होता तो यहाँ पे 3 आता, तो यहाँ पे P बराबर 3m हो जाता। ठीक है, बस आपको इसी तरह से चलना है। यहाँ पे जो चीज़ें आएगी आपको P के बराबर में वही ले लेना है और बाद में m लगा देना है। यहाँ पे ABCD का कोई भी अक्षर आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बस 2 मिनट और लगेगा। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो P बराबर 5m हमने लिखा, उसके बाद हम लोग समीकरण 1 को उतार लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग P का मान समीकरण 1 से ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को यहाँ पे उतार लेते हैं, फिर आगे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है समीकरण 1 में P स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, 5q स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका समीकरण 1। उसके बाद P के बराबर में कितना है, तो आंसर है कि सर 5m है। तो हम लोग P के जस्ट सामने क्या लिखेंगे, P के सामने 5m लिखेंगे। क्यों? क्योंकि P का मान कितना है 5m। तो यहाँ पे P का मान हमने लिया 5m, बट यहाँ पे जो समीकरण 1 में जो P है उस पे लगा है स्क्वायर, तो हम लोग P का मान लिखे 5m, तो इस 5m में लगा लेंगे हम लोग स्क्वायर। क्यों? क्योंकि P का मान में है स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल है। हम लोग इसका करते हैं स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो होगा 25, m का करेंगे तो m स्क्वायर, राइट, बराबर 5q स्क्वायर। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहां से हम लोग m स्क्वायर का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। m स्क्वायर बराबर 25 m के साथ क्या किस चीज में है, तो आंसर है सर गुना में है, तो बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो हम लोग इसको भाग में लिख लेते हैं। तो बराबर की उस तरफ 5q स्क्वायर है तो लिखेंगे 5q स्क्वायर बट्टे 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे या एम स्क्वायर बराबर, देखिए 5 से आप इस 25 को कितने बार में काट सकते हैं, तो आंसर है सर 5 बार में काट सकते हैं, तो 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बटे 5, एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5 आ गया। वहां पे हम लोगों को क्या आया था, पी स्क्वायर बटे 5, और यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर बटे 5। तो इसको अब हम लोग समझेंगे नहीं, हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग जिस प्रकार से, पहले हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक उसी चीज़ को यहाँ पे भी रिवाइंड करके लिखना है। वहाँ पे था पी स्क्वायर के बटे में 5, और यहाँ पे है क्यू स्क्वायर के बटे में 5। पहले हम लोग वहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। हमने इस चीज को आपको पहले से समझा दिया, ठीक है। अतः पी का एक सह अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो वहां भी क्या होगा कि पी, यहाँ पे क्यू स्क्वायर के बटे में 5 है, तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अतः इसका एक सह अभाज्य गुणनखंड 5 है। बस इतना वहां पे लिख देना है बस। चलिए हम लोग उसको लिख देते हैं। यहाँ पे आपको इसको स्थिति 1 बना देना है, ठीक है। यहाँ पे हम भूल गए थे, आपको स्थिति बना देना है 1, स्थिति 1। अब हम लोग वहां पे इसी चीज को लिख लेंगे, बस यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पे रहेगा क्यू स्क्वायर। तो हमने वही चीज को यहाँ पे लिख दिया है, बाकी सारी चीजें वही है, बस P के जगह पे Q हो गया है। क्यों, क्योंकि P के जगह पे यहाँ पे Q आ गया था। अब हम लोग स्थिति 1 और स्थिति 2 दोनों को देख चुके हैं। बस अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ हम लोग स्थिति 1 व 2 से ये पाते हैं कि हमने जो भी चीज़ों को माना था, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने उसको हमने जो माना था √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ जिसको हमने P बटे क्यू के रूप में लिखा था, और P बटे क्यू को हमने एक सह अभाज्य पूर्णांक माना था, ठीक है। तो सह अभाज्य पूर्णांक कहने का मतलब होता है कि वो संख्या या तो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, लेकिन वो संख्या क्या है, 1 से और खुद के अलावा 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, देखिए सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है, हमने इसको पहले भी आपको समझाया है। आप स्टार्टिंग से अगर मैथ्स को पढ़ रहे होंगे तो आपको सह अभाज्य क्या होता है वो पता होगा। सह अभाज्य कहने का मतलब है कि या तो संख्या, हम लोग इसको रफ में समझ लेते हैं, P और Q को हमने माना था सह अभाज्य, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है या तो P से कटता और नहीं तो 1 से कटता, वही मतलब हुआ ना। देखिए सह अभाज्य वैसी संख्या जो 1 और खुद को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न कटे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने वो संख्या को P बटे क्यू माना हुआ है, तो या तो ये संख्या P से कटना चाहिए था और नहीं तो 1 से कटना चाहिए था। ठीक उसी प्रकार Q भी या तो Q से कटना चाहिए था या फिर 1 से कटना चाहिए था, बट ये P भी 5 से कट रहा है यहाँ पे, और Q भी क्या है, 5 से डिवाइड है, यानी 1 और खुद को छोड़कर ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हमने इस √5 को गलत मान लिया था कि ये P बटे Q के रूप में है, लेकिन ये तो अब गलत हो गया। तो हमने जो माना हुआ वो गलत है, तो हमने जो माना वो गलत है, तो फिर सही क्या होगा सर, तो सही ये होगा कि √5 सच में एक अपरिमेय संख्या है। तो बस हम लोग स्थिति 1 व 2 से साबित होता है कि हमने जो माना है वो गलत साबित हुआ, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। गलत साबित हुआ, तो जब गलत साबित हुआ तो हमने उसको P बटे क्यू यानी परिमेय संख्या के रूप में माना हुआ है, तो परिमेय संख्या तो गलत साबित हो गया। स्थिति 1 व 2 से यह साबित होता है कि जो हमने माना है वो गलत साबित हुआ, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक सच है। तो इस प्रकार हम लोग √5 को अपरिमेय संख्या प्रूव कर पाए। जैसे देखिए हमने P बटे क्यू को माना था क्या, P बटे क्यू को हमने एक सह अभाज्य
अपरिमेय संख्या और इस p और q को हमने सहअभाज्य पूर्णांक माना हुआ है। आप वहां देखेंगे स्टार्टिंग में तो ये एक सहअभाज्य पूर्णांक है। तो देखिए सहअभाज्य पूर्णांक ऐसी होती है जो या तो 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे। तो हमने p को ही तो सहअभाज्य पूर्णांक माना है ना, तो या तो ये संख्या 1 से कटेगा या फिर p से कटेगा, p से कटेगा, और फिर नीचे भी या तो ये 1 से कटेगा या फिर ये q से कटेगा। बट ये 1 और p के अलावा ये 5 से भी कट गया, ये भी 1 और q के अलावा ये 5 से कट गया। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि हमने इसको गलत मान लिया था। तो वही स्थिति 1 से 2 से साबित होता है कि हमने जो माना है वो गलत साबित हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना कर देना है। आप बारी बारी से सभी चीज़ों को नोट करते हुए आ रहे होंगे। इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को 20 मिनट में सॉल्व किए हैं। आप इस प्रश्न को कंटिन्यू रखेंगे तो 3 से 4 मिनट में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बट इसको हमने आपको एक एक चीज़ों को अच्छी तरह से समझाते हुए आगे बढ़ते हुए चले हैं, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगा है। इस वीडियो को आप अंत तक देखे होंगे तो इस वीडियो को आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से आपने सीखा है उस तरह से आपके दोस्त भी सीखें। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।